नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शशि कुमार, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनी माजरा टाउन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ। बच्चों, फिराक गोरखपुरी का वास्तविक नाम रघुपति सहाय था। ये हिंदी उर्दू के बड़े शायर थे और फिराक के उपनाम से लिखते थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में हुआ, इसलिए बाद में ये फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बच्चों, फिराक गोरखपुरी की ये रुबाइयाँ उनकी रचना गुले नगमा से उद्धृत हैं। बच्चों, रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद है। जैसे हिंदी में चौपाई, दोहे, सोरठे इत्यादि छंद हैं। आपने अभी अपने पिछले पाठ में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का अंश लक्ष्मण मूर्छा पर राम का प्रलाप पढ़ा होगा। उसमें आपने चौपाइयाँ और सोरठे पढ़े। इसी चौपाइयाँ और सोरठे हिंदी के छंद हैं। इसी तरह से जो हम आज रुबाइयाँ पढ़ने जा रहे हैं वो उर्दू और फारसी के छंद हैं। इसमें 4 पंक्तियों की कविता होती है। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति के तुक मिलते हैं, किंतु तीसरी पंक्ति अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ। यहाँ 5 रुबाइयाँ प्रस्तुत हैं और इन 5 रुबाइयों में प्रायः वात्सल्य रस का चित्रण है। माँ और बेटे बेटियों के साथ जो माँ का प्रेम है, ममत्व है, वो इन रुबाइयों में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आप मेरे साथ इन रुबाइयों का पाठ कीजिए, इनकी व्याख्या को समझिए और फिर इससे संबंधित अपनी समस्याओं का निराकरण करते हुए इस पाठ के प्रश्न उत्तर करें। चलिए मेरे साथ इन रुबाइयों की व्याख्या समझें। इन रुबाइयों को अच्छे से समझने के बाद ही हम इसको समझकर इसके प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ व्याख्या करें। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहकर हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। बच्चों, आंगन में चांद के टुकड़े को लिए खड़ी है। कौन खड़ा है? माँ खड़ी है। अपने घर के आंगन में अपने बच्चे को, चांद के टुकड़े को, चांद का टुकड़ा शब्द यहाँ मुहावरा प्रयोग किया है फिराक गोरखपुरी ने। और चांद का टुकड़ा, आँखों का तारा, ये मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं प्रायः अपने प्यारे दुलारे बच्चों के लिए। तो माँ अपने प्यारे बच्चों को लेकर आंगन में खड़ी है। छोटे से बच्चे को वो हाथ पे झुला रही है, झूला झुला रही है। आप देखते हैं ना, बच्चे को हम गोदी में लेकर हाथ में झूला झुलाने लगते हैं, तो वो अपने गोद में बच्चे को लेकर झूला झुला रही है। और गोद भरी का मतलब जिसकी गोद भरी हुई है, यानी माँ अपने बच्चे को आंगन में लेकर झूला झुला रही है। चलिए तीसरी पंक्ति चलें। रह रहकर हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। और रह रहकर कभी कभी वो उसे हवा में लुका देती है। लुका देती देशज भाषा का शब्द है। लुका देती का मतलब है उछाल देती है। ठीक है बच्चों, कुछ हिंदी और उर्दू में हमारे देशज भाषा के शब्द हैं जो लोक बोलियों से आए हैं। तो यहाँ लुका देती है लोक बोलियों का शब्द है, यानी ऊपर उछाल देती है। आप जब बच्चे को कभी खिलाते हुए ऊपर उछालते हैं तो बच्चा खिलखिला के हंसता है ना। तो माँ भी अपने बच्चे को ऊपर की तरफ उछालती है उसे खिलाते हुए, तो बच्चा खिलखिला कर हंसने लगता है और उसकी हंसी सारे घर में गूंज जाती है। यहाँ माँ और बच्चे के प्रेम का वात्सल रस का चित्रण है। बच्चों, आपने 10वीं कक्षा में रस पढ़े थे ना। 11वीं में भी बहुत सारे पाठों में हमने आपको रस बताए हैं। यहाँ पर वात्सल रस है। और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से आपने बिंब भी किया होगा। बिंब यहाँ पर देखें
तो दृश्य बिंब है। दृश्य बिंब वो बिंब होते हैं जब कभी लेखक ऐसा वर्णन करे कि उसके वर्णन के माध्यम से हमारे दिमाग में चित्र बनना शुरू हो जाए, इमेज बननी शुरू हो जाए, जैसे लगे कि हम वो सब कुछ देख रहे हैं, वहाँ दृश्य बिंब होता है। आप यहाँ देखें, रह रह कर जो हवा में उसे लुका देती है। आपको लगता है ना कि किसी बच्चे को उछालने की बात जब कभी कह रहा है तो हमें दिखने लगता है कि बच्चे को हवा में उछाला जा रहा है और वो हंसने लगता है। तो ये जो चित्र हमारे सामने बनता है ये दृश्य बिंब है, यानी आखिर की दो पंक्तियाँ जो हैं वो दृश्य बिंब से संबंधित है। और बिल्कुल आखिरी पंक्ति में श्रव्य बिंब भी हैं। जब यहाँ पर कवि कह रहा है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, हंसी सुनाई देने लगती है ना। जब किसी वर्णन के माध्यम से हमें वो सुनाई देने लगे, कुछ सुनाई देने लगे, तब श्रव्य बिंब होता है। यहाँ पर खिलखिलाना, बच्चे का खिलखिलाना हम महसूस करने लगते हैं। इसलिए इस रुबाई की आखिरी पंक्ति जो है वो श्रव्य बिंब से संबंधित भी है। तो बच्चों, इस प्रकार ये पहली रुबाई की 4 पंक्तियाँ मैंने आपको स्पष्ट कर दी। चलिए दूसरी रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी रुबाई में भी माँ का बच्चे के प्रति प्रेम दिखाया गया है, यानी फिर से वात्सल्य रस का चित्रण यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। बच्चे को माँ साफ पानी से, छलकते पानी से, बच्चा उसमें खेलने लगता है, छलकते पानी से, साफ पानी से नहलाती है और फिर नहला के उसके उलझे हुए गेसुओं मतलब बालों, बच्चे के बाल बड़े बड़े होते हैं, वो उलझ जाते हैं नहलाने में, घुंघराले से बाल, तो उन गेसुओं को, उलझे हुए बालों को उसकी माता कंघी करके ठीक करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेकर पिन्हाती है कपड़े। और जब बच्चा नहा लेता है, उसके बाल संवार दिए जाते हैं, तो बच्चे को कपड़े पहनाने की बारी आती है। आप देखते हैं ना, छोटे बच्चे कपड़े जल्दी से नहीं पहनते, वो इधर उधर भागने लगते हैं। तो बच्चे को कपड़े पहनाना माँ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो माँ बच्चे को क्या करती है, उसे पकड़कर अपने दोनों घुटनों में कस के पकड़ लेती है और फिर धीरे धीरे उसे कपड़े पहनाती है। बच्चों, जब बच्चे को माँ कपड़े पहना रही होती है, बच्चा भाग तो नहीं सकता क्योंकि वो घुटने में बंद हो गया है, दोनों घुटनों में बंद हो गया है, अब वो भाग नहीं सकता, तो वो चुपचाप कपड़े पहनता है और टुकुर टुकुर माँ की तरफ देखने लगता है। तो इस रुबाई में फिर से बच्चे के प्रति माँ का प्रेम, माँ का कर्तव्य दिखाया गया है। बच्चों, यहाँ भी मैंने कहा वात्सल रस का चित्रण है और यहाँ पर आप फिर से बिंब के रूप में दृश्य बिंब देख सकते हैं। दृश्य बिंब देखें, जब घुटनियों में लेकर पिन्हाती है कपड़े। हमारे सामने एक चित्र बनना शुरू हो जाता है कि एक बच्चा अपनी माँ के घुटनियों के बीच पकड़ा गया है और धीरे धीरे कपड़े पहन रहा, अपनी माँ को देख रहा है टुकुर टुकुर। तो ये जो चित्र बनता है ये दृश्य बिंब की तरफ हमें आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर कंघी करके एक शब्द है ना, आप देखें दूसरी पंक्ति में कंघी करके, क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो कंघी करके में क और क की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर गेसुओं शब्द उर्दू फारसी का है, इसीलिए यहाँ पर उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग देखने को मिलता है। तो बच्चों, अब हम चलें तीसरी रुबाई की तरफ। तीसरी रुबाई भी माँ का बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाती है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। दिवाली का समय है, घर सारे अच्छे से साफ कर दिए गए हैं, रंग रोगन कर दिया गया है। आप देखते हैं ना, दिवाली पर खूब घरों को हम साफ करते हैं, रंग रोगन करते हैं, चमकाते हैं, घरों को सजा देते हैं। कितनी सारी चीज़ें हम बाज़ार से ले आकर या घरेलू चीज़ों से घरों को सजाते हैं, रंग करते हैं। क्यों करते हैं?
क्योंकि दिवाली का त्यौहार मनाया जा सके। ये परंपरा है सर्दियां आने से पहले घरों को साफ किया जाए, घरों में जो बरसात के कारण कीड़े मकोड़े आ गए हैं उसे हम किसी तरह बाहर करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। तो इस रुबाई में दिवाली का चित्रण है। दिवाली के त्यौहार पर घर अच्छे से सजे हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं, रंग रोगन किए हुए हैं, लिपाई पुताई हो गई है, घर खूब अच्छे से सजा हुआ है। शाम का समय है, घर में चीनी के खिलौने हैं। चीनी कौन सी? खाने वाली चीनी के आप खिलौने देखते हैं ना, सुराही, घोड़े, हाथी बने होते हैं और लावे होते हैं। लावे कौन सा? एक होती है लाई, आप जिसे फुल्लियाँ कहते हैं, वो लाई छोटी छोटी, और एक दूसरे जो धान के बनते हैं वो लावे होते हैं। दिवाली के दिन पूजा में ये चीनी की मिठाई और लावे चढ़ाए जाते हैं। जब हम लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं तो ये चीनी की मिठाइयाँ और लावे चढ़ाने की परंपरा है। तो घर सजे हुए हैं, अच्छे से रंग रोगन किए हुए हैं, साफ़ सुथरे हैं और पूजा के लिए तैयारी है। चीनी के खिलौने हैं, लावे हैं, सब कुछ है घर में। और माँ तैयार होकर वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। और माँ तैयार होकर अच्छे कपड़े पहनकर खूब दिवाली वाले दिन सजकर, क्योंकि स्त्रियों से ही घर की परंपरा है, स्त्रियों से घर के संस्कार हैं, तो स्त्रियां जो हैं, घर की माँ जो है, वो घर के सारे संस्कारों को पूरा करती हैं। दिवाली के दिन पूजा के संस्कार के लिए तैयार है तो माँ तैयार हैं, चेहरे पे चमक है, पूजा के लिए तैयार हैं और वो दिए जला रही हैं, घर में चारों तरफ दिए रख रही हैं, घर को रोशन कर रही हैं। तो उन्हें याद आता है कि बच्चे ने अपना घरौंदा तैयार किया है। घरौंदा आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मिट्टी का छोटा छोटा घर बना लेते हैं। आजकल तो लकड़ी का, प्लास्टिक का घर मिल जाता है। पहले के बच्चे मिट्टी के छोटे छोटे घर बनाकर खेलते थे, उसे घरौंदा कहते हैं। तो जब माँ घर में चारों तरफ दिए रख रही होती हैं तो देखती हैं कि बच्चे ने भी जो छोटा सा घर बनाया है उसमें भी रोशनी होनी चाहिए, और वो बच्चे के घरौंदे में भी अपना एक दिया रख देती हैं और उसका घरौंदा रोशनी से चमक जाता है। बच्चों, यहाँ भी वात्सल रस है। आप देख रहे हैं ना, माँ ने बच्चे के प्रेम में बच्चे को खुश करने के लिए उसके घरौंदे में दिया जला दिया। यहाँ पर हमारे दिवाली के त्यौहार का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। और काव्य सौंदर्य में हम फिर से बिंब की चर्चा कर लें तो यहाँ पर 3 जगह पर दृश्य बिंब देखने को मिलते हैं। एक आप देखें, पहली पंक्ति में दिवाली की शाम घर पुते और सजे, आपको देखने लगता है ना, आपके दिमाग में चित्र चलने लगता है दिवाली में कैसे सजावट होती है। तो ये चित्र होने के कारण यहाँ पर दृश्य बिंब है। वहाँ दूसरी तरफ देखें, जब तीसरी पंक्ति में शायर कह रहा है वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, माँ का चमकता चेहरा आप सबके सामने आ जाता है। और चौथी पंक्ति में बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, आपको छोटा सा घरौंदा दिखाई देने लगता है जिसमें माँ अपना दीपक रख देती है। तो इन 3 पंक्तियों में बच्चों दृश्य बिंब भी हमें देखने को मिलता है। चलिए बच्चों, अब हम चौथी रुबाई की तरफ बढ़ते हैं। चौथी रुबाई में माँ और बच्चे का एक अलग तरह का प्रेम है। बच्चा यहाँ पर अपनी माँ से खिलौना मांगता है, और खिलौना कैसा मांगता है? चाँद को खिलौना मांगता है। वो चाँद को रात को देखता है, चांदनी रात में चाँद पूरा खिला हुआ है, और वो कह रहा है माँ मुझे वो सफ़ेद सा जो चाँद है ना वो ला दो, मैंने उससे खेलना है। बच्चों, सूरदास हमारे हिंदी साहित्य के बड़े कवि हैं। उन्होंने भी एक जगह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से चाँद को खिलौने के रूप में मांग रहे हैं। वो लिखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, मैं चाँद ही खिलौने के रूप में लूँगा। उसी तरह से यहाँ भी फिराक गोरखपुरी की ये रुबाई कुछ ऐसा ही कहती है। बच्चा अपनी माँ से बड़ा जिद करता है कि मुझे वो चाँद ही चाहिए जिससे मैं खेलूँगा, मुझे वही खिलौना चाहिए। माँ क्या करती है इस पंक्ति में आप देखेंगे, आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, बालक तो है
चाँद पे ललचाया है। चाँदनी रात है, अपने आंगन में बच्चा चाँद को देख रहा है। चाँद बड़ा सा खिला हुआ उसे सुंदर लग रहा है और वो बच्चा जिद पर अड़ गया है, ठुनक रहा है। ठुनक रहा है मतलब धीरे धीरे वो रो रहा है कि मुझे वही चाहिए, वही चाहिए। ज़िद कर रहा है कि मुझे चाँद चाहिए, चाँद चाहिए। अपनी माँ से ज़िद कर रहा, मुझे चाँद दे दो, मैंने उसी से खेलना है। बालक तो है चाँद पे ललचाया है। अब बच्चा ही तो है, उसका मन चाँद पर आ गया। बाल हट बहुत मशहूर है। बच्चा जिद पकड़ ले तो जल्दी छोड़ता नहीं है। अब बच्चे ने रात को जिद पकड़ ली है कि माँ मुझे तो चाँद चाहिए। अब उसका मन चाँद पे आ गया और माँ से चाँद मांग रहा है। दर्पण में उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चाँद उतर आया है। और माँ तो माँ ही होती है ना, बच्चे को किसी तरह से खुश करना है। अब वो रास्ता तलाशती है। क्या करती है माँ? उसे शीशा दे देती है, दर्पण दे देती है और उसमें चाँद आ जाता है। चंद्रमा की तरफ कर देती है ना, तो चाँद की परछाई शीशे पे पड़ती है और वो बच्चे को कहती है कि ले, ये ले हाथ में, देख चाँद आ गया ना, अब इससे खेल ले। तो माँ उस दर्पण में चाँद को उतार लेती है और बच्चे को दे के कहती है, ले भाई तेरे हाथ में चाँद उतर आया है, अब इससे खेल ले। और वो किसी तरह से बच्चे को मनाने की कोशिश करती है, खुश करने की कोशिश करती है। इस प्रकार बच्चे को खुश करना माँ का यहाँ पर परम दायित्व, माँ का प्रेम दिखाया गया है। बच्चों, जैसा मैंने कहा था ना, माँ और बच्चे का एक अलग तरह का प्रेम है। तो यहाँ पर फिर से उस ममत्व के कारण वात्सल रस है। और आप देखें यहाँ फिर से दृश्यबिंब है। दृश्यबिंब कहाँ है? आपको चाँद दिखाई देने लगता है, आपको बच्चा रोता हुआ दिखाई देने लगता है, आपको शीशा दिखाई देने लगता है, पढ़ते हुए दिखाई देने लगता है ना, शीशे में चाँद उतरता दिखाई देने लगता है। तो ये सारा बिंब, ये सारी इमेज आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते बनने लगती है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जब पढ़ते हुए आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई चित्र बनना शुरू हो जाए तो वहाँ पर दृश्यबिंब होता है। चलिए 5वीं रुबाई पढ़ते हैं। 5वीं रुबाई सावन के महीने में पूर्णमासी के दिन पढ़ने वाले भाई बहन के प्रसिद्ध त्यौहार का चित्रण शायर ने यहाँ किया है। चलिए पढ़ते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। रक्षाबंधन की सुबह है और रस की पुतली बेटी, बेटी को रस की पुतली की उपमा यहाँ दी गई है। और बेटी तैयार हो गई है। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह नहा के तैयार हो जाती हैं लड़कियाँ अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो बेटी भी तैयार हो गई है रक्षाबंधन की सुबह अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की। और मैंने कहा था ना, सावन के महीने में त्यौहार आता है। तो सावन के महीने में बारिश का मौसम है, आसमान पर बादल छाए हुए हैं और बादल हल्के हल्के से बरसने को भी तैयार हैं। और बिटिया ने जो नहा धोकर अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार है, उसने राखी ली हुई है। और राखी कैसी है? बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे। उसकी राखी, राखी के धागे के ऊपर चमकीले से लच्छे हैं जिससे वो राखी बंधी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे काले काले बादलों के बीच में बिजली चमकती है। जैसे बादलों और बिजली का रिश्ता है, उसी तरह से भाई बहन के प्रेम का रिश्ता भी है। और वो चमकते हुए लच्छे बिल्कुल बिजली की तरह लग रहे हैं। भाई के है बांधती चमकती राखी। और वो बिटिया, वो बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधने को तैयार है और राखी बांधती है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने फिराक गोरखपुरी की ये 5 रुबाइयाँ कर ली। आप बार बार मेरी इस व्याख्या को सुने, समझें और यदि फिर भी कुछ ना समझ आए तो अपने अध्यापक से, अपनी अध्यापिका से अपनी समस्याओं का निवारण करें, प्रश्न उत्तर करें और इस पाठ को अच्छे से समझ लें। धन्यवाद।